फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। तो जैसा आप जानते हैं कि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप कहीं भी एज अकाउंटेंट एज एचआर अगर जॉब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन होगा कि आपको सैलरी स्लिप बनानी आती है क्या। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टैली RP9 में पेरोल। पेरोल क्या होता है, इसकी एंट्री कैसे करते हैं, ये देखिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपको वो डाउट जरूर क्लियर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेरोल। पहले हम सबसे पहले पेरोल के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेंगे। और जैसा आप देख रहे हैं कि हमने देखिए यहाँ पे पेरोल की डेफिनेशन के साथ साथ उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेप 1 2 3 करके मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पे लिख रखे हैं। तो सारी चीजों को हम ऐसे करेंगे एक एक करके, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। और मैंने इसलिए यहाँ पे लिख के रखी है, आप यहाँ पे ये सारे स्टेप्स को देख के अपनी कॉपी पे पहले नोट कर लीजिए। और इसके बाद में आप देखिए प्रैक्टिकल की हर एक स्टेप कैसे यूज किया जा रहा है। ठीक है। तो जब आपके पास थ्योरेटिकल सारे स्टेप्स लिखे होंगे तो आपको प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले पेरोल क्या है। पेरोल इज द टोटल ऑफ द compensation that a business must pay to its employees on a given date or for a set period। तो बेसिकली पेरोल में क्या होता है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। पेरोल क्या है, जैसे अगर हम कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, कहीं भी अगर हम जॉब करते हैं एज ए एम्प्लॉय, तो हमारी कुछ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ज्यादातर प्रेजेंट ही होती है, कुछ एब्सेंट्स भी होती हैं, हमें उसमें कुछ सीएल भी मिलती है, कुछ लेट भी होते हैं, कुछ ओवर टाइम्स भी होते हैं। इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके मंथ वाइज, डे वाइज या फिर आवर्स वाइज, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके एक लास्ट में जो बेसिक सैलरी, डीए, एचआरएस सब मिला के जो लास्ट में कैलकुलेट होके पे स्लिप जनरेट होती है, वो पूरा प्रोसेस होता है पेरोल। यही काम होता है पेरोल टॉपिक में। पेरोल का मतलब ये है कि सारी कैलकुलेशंस को करके एक सैलरी की एक पे स्लिप जनरेट करना पेरोल का काम है। ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप पेरोल प्रोसेस। पेरोल में स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हमने एक एक स्टेप को वन बाय वन नहीं फॉलो किया तो फिर सैलरी स्लिप हमारी बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो पाएगी, पूरी ब्लैंक आपकी सैलरी शीट आएगी अगर कहीं भी एक गलती रह जाती है। इसीलिए आप पूरा ध्यान दीजिएगा कि एक एक ऑप्शन में क्या क्या सिलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें यूनिट्स क्रिएट करने हैं। हम पहले चलते हैं टैली पे। टैली पे हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक नई कंपनी, तो ताकि हम आपको सारी प्रोसेस स्टार्टिंग से बता पाए। ऑल प्लस F3 प्रेस करके हम आ गए हैं क्रिएट कंपनी पर। और यहाँ से हम एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे हम कंपनी अपनी पेरोल के नाम से ही क्रिएट कर ले रहे हैं ताकि पहचान बनी रहे, और बस कंपनी का नाम डाल के इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। बाकी की डिटेल्स आप एंटर करना चाहते हैं, बाकी की डिटेल्स तो आप एंटर कर ले। इतना करने के बाद आपको F11 प्रेस करना है। सबसे पहले हमें पेरोल को एक्टिवेट करना है। पेरोल को एक्टिवेट करने के लिए F11 हम प्रेस करेंगे, कंपनी फीचर्स में जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स पर। अकाउंटिंग फीचर्स में आप अपनी वो कंपनी चूज करिए जिसमें आप पेरोल इनेबल करना चाहते हैं। तो हम पेरोल वाली को ओपन करेंगे यहाँ से। और यहाँ से आप देखेंगे कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट में सबसे पहला ऑप्शन है मेंटेन पेरोल, इसको हम यस कर देंगे। और इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन है मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी हम यस कर देंगे। इतना करने के बाद इसे हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। सेव होने के बाद हम आ जाएंगे बैक, और अब हम सारे फॉलो करेंगे स्टेप। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें यूनिट क्रिएट करने हैं। यूनिट कैसे, सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट। किस लिए, क्योंकि सैलरी हमारी काउंट की जाती है, किस में काउंट होती है, मंथ में, डे में, आवर्स में और मिनट में। ठीक है। तो इसीलिए हम बनाएंगे सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट, जिनसे हमारी सैलरी कैलकुलेट की जा सकती है। हर एक चीज को नापने के लिए एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, जैसे किलोग्राम होता है या फिर ml होता है। ये जितने भी ये यूनिट्स हैं, इसी तरीके से सैलरी को भी नापने के लिए कुछ यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले वो क्रिएट करेंगे। तो देखिए हम बनाएंगे सबसे पहले सिंपल यूनिट में मंथ, डे, आवर और मिनट। आ जाते हैं टैली पर। और अब आपको यहाँ से जाना है पेरोल इन्फो में। अब आपको अकाउंट्स इन्फो में नहीं जाना है, क्योंकि पेरोल का काम है। जैसे ही आप पेरोल को एक्टिवेट करोगे आपको अकाउंट्स इन्फो के जस्ट नीचे पेरोल इन्फो मिल जाएगा। और यही नहीं, आपको वाउचर्स में पेरोल वाउचर भी मिल जाएंगे। तो हमें पेरोल इन्फो पर जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखेंगी। और हमें बनानी है वन बाय वन करके। ये नहीं सबसे पहले हमने एम्प्लॉय कैटेगरी बना ली फिर ग्रुप्स बना लिए।
हमें सबसे पहले बनाना है यूनिट। तो हम आएंगे यूनिट पर और क्रिएट करेंगे। क्रिएट करेंगे तो देखिए सबसे पहले ऊपर टाइप आ रहा है, तो बैक स्पेस से आपको टाइप पर जाना है और यहाँ से हमें पहले सिंपल बनाने हैं। सिंपल में हमारा सिंबल है सबसे पहला मंथ, तो मंथ लिखेंगे और आप इसे अगर आप फॉर्मल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अगर सेव कर दीजिए। इसके बाद हम बनाएंगे डे। ऐसे सिंपल हम सेव करते रहेंगे, फिर हम बनाएंगे आवर का और अब हम बनाएंगे मिनट का। चारों बनाने के बाद अब हम बनाएंगे कंपाउंड यूनिट। वो किस लिए? देखिए कंपाउंड यूनिट में आपको ये बताना पड़ता है कि मंथ 30 डे का होता है, डे 8 आवर्स का होता है क्योंकि 8 आवर्स की हमारी जॉब होती है एक दिन में। मंथ और जो आपका आवर होता है वो 60 मिनट का होता है। ये सब चीजें इसको बतानी होती हैं तभी वो सैलरी कैलकुलेट करेगा। और चलिए अब हम ये बनाएंगे कंपाउंड यूनिट में। कंपाउंड यूनिट में दो यूनिट्स को कंबाइन करके एक रिलेशन उनके बीच में दिखाया जाता है। तो बैक स्पेस करके हम आएंगे कंपाउंड यूनिट और यहाँ से हम पहला ले लेते हैं, चलिए डे ही ले लेते हैं। डे में देंगे हम डे ऑफ 8 आवर, एक दिन में 8 घंटे होते हैं। फिर हम लेंगे आवर ऑफ 60 मिनट। ठीक है, समझते रहिएगा चीजों को। उसके बाद हम देंगे मंथ ऑफ 30 डेज। ठीक है, इस तरीके से हम सारे क्रिएट कर लेंगे। और मिनट वाला हम क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि मिनट में हम 60 सेकंड किस लिए देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सेकंड्स में हमारी कोई भी सैलरी कैलकुलेट नहीं होती है। सैलरी सिर्फ हमारी मिनट्स तक कैलकुलेट होती है। लेट ओवर टाइम जो भी लगता है तो वो हमारा मिनट्स, जैसे मिनट एक्स्ट्रा होते हैं तो वो लगना शुरू हो जाता है, तो मिनट्स तक ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बैक करके बाहर आ जाएंगे। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप इसका। एक स्टेप हमारा हो गया है, दूसरा स्टेप हम यहाँ से देख लेंगे। तो दूसरे स्टेप में हमें क्रिएट करने हैं अटेंडेंस प्रोडक्शन टिप्स। इसमें क्या क्या क्रिएट करना है? प्रेजेंट, एब्सेंट, कैजुअल लीव, लेट, ओवर टाइम। आप चलिए हम ये क्रिएट करते हैं। आप इन सब चीजों को वीडियो पॉज करके पहले लिख लीजिएगा ताकि आपको क्रिएट करते टाइम समझ में आए। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स पर आएंगे और यहाँ से हम सबसे पहला क्रिएट करेंगे प्रेजेंट। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन सब चीजों को बिल्कुल गलत नहीं करना। जब हम प्रेजेंट करेंगे तो हम अंडर में तो प्राइमरी को रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अटेंडेंस टाइप। अब प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट को क्या, देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है? अटेंडेंस लीव विद पे। मतलब प्रेजेंट या तो अटेंडेंस हो सकती है कि कोई व्यक्ति प्रेजेंट है, या फिर उसका एक लीव है जो कि विद पे है, या फिर प्रेजेंट लीव विदाउट पे है जिसमें कोई भी पे नहीं मिलता है, या फिर प्रोडक्शन है, या यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप है। मैं आपको बता दूं प्रेजेंट को रखा जाता है हमेशा अटेंडेंस या फिर लीव विद पे, क्योंकि प्रेजेंट किस में आता है? अटेंडेंस में। इसको हम अटेंडेंस लीव विद पे में सिलेक्ट करेंगे और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, पीरियड टाइप डेज में रहेगा क्योंकि प्रेजेंट एब्सेंट हमेशा डेज में लगती है तो ऑटोमेटिक चलेगा। इसको आपको यहाँ से सेव करना है। अब हम दूसरा यहाँ से देखिए बनाएंगे एब्सेंट के। ठीक है, और एब्सेंट जब हम बनाएंगे तो हम एब्सेंट को किस में रखेंगे? प्राइमरी में, और इसको हम कर देंगे लीव विदाउट पे। जब आप बिना किसी मतलब जब आपके सीएल ना हो और आप ऐसे सिंपली एब्सेंट हो जाए तो अब उसका कभी हमें पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो लीव विदाउट पे में रखेंगे और इसे भी सेव कर देंगे। अगला हम बना लेंगे कैजुअल लीव, या फिर आप इसे सीएल भी लिख सकते हैं। और कैजुअल लीव वो लीव्स होती है जो हमें कंपनी की तरफ से कुछ लीव्स दी जाती हैं जो कि हमारी पेड लीव्स होती हैं। उनके अगर उन्हें हम ले लेते हैं उनका पैसा नहीं कटता है। ठीक है, तो इसीलिए कैजुअल लीव को हम रखेंगे सबसे पहले वाले में अटेंडेंस लीव विद पे, क्योंकि ये क्या है? हमारी लीव विद पे। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट और सेव कर देंगे। अगला बनाएंगे हम लेट। लेट को आप रखेंगे प्रोडक्शन में। ये चीज याद रखिएगा, लेट और ओवर टाइम हमेशा प्रोडक्शन में आता है। ठीक है, तो लेट हमारी हमेशा किसमें लगती है? किसमें लगती है? आवर ऑफ 60 मिनट। मतलब लेट या तो घंटों में लगती है या मिनट्स में लगती है, इसलिए हम इसमें चूज करेंगे और ऑफ 60 मिनट। जब भी आप कुछ मिनट भी अगर लेट हो जाते हो तो हमेशा उसको एक घंटा काउंट किया जाता है। ऐसे ही सेम होता है हमारा ओवर टाइम का सिस्टम। तो ओवर टाइम हम लेंगे तब भी हम ले लेंगे इसमें प्रोडक्शन, ओवर टाइम में भी देंगे और आवर ऑफ 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमारे देखिए जितने भी हमारे 5 थे ये अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स वो हमने क्रिएट कर लिए हैं। और अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। स्टेप वाइज वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए और आपको अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको लास्ट में हमें बता सकें। ठीक है, और इसी तरीके से सारी चीजों को नोट करते चलिए और एक एक ऑप्शन को समझते चलिए। तो देखिए अब अगला है स्टेप 3, पे हेड्स। अब हमें पे हेड्स क्रिएट करने हैं। पे हेड्स किस लिए क्रिएट करने हैं? क्योंकि एम्प्लॉय को क्या क्या मिलेगा? बेसिक सैलरी मिलेगी, एचआरए मिलेगा, कन्वेंस मिलेगा, डीए मिलेगा, या फिर उसका ईपीएफ कटेगा, ओवर टाइम पे मिलेगा, लेट डिडक्शन होगा, इसका ईएसआई कटेगा और उसका प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। जितनी भी आपके कंपनी में चीजें मिलती हों और कटती हों उन सबको आपको पे हेड्स में क्रिएट करना है। ठीक है,
अगर आपके कंपनी में जहाँ पे आप काम कर रहे हो और वहां पे इतनी सारी चीजें नहीं मिल रही है, इतनी सारी चीजें ऑप्शंस नहीं होते, तो आप सिर्फ उतने बनाइए जितना आपको काम है। ठीक, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी ताकि आपको पता नहीं कब कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तो हम पे हेड्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे बेसिक सैलरी का। चलिए आते हैं पे हेड्स पे। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, बैक करके हम बाहर आ जाते हैं और अब देखिए अब आपको इसी में ही मिल जाएगा पे हेड्स, और इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आप पेरोल इन्फो में आते हो ना, तो पेरोल इन्फो में ही देखिए आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। हमने यहाँ से यूनिट्स बना लिए हैं, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स बना लिए हैं, अब हम बनाएंगे पे हेड्स। पे हेड्स पर हम एंटर करेंगे और यहाँ से हम इनको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी देंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए ये जो ऑप्शन है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमेशा कंफ्यूजन यहीं पे होता है। और देखिए पे हेड टाइप में क्या पूछ रहा है, ये एम्प्लॉय के लिए क्या है, डिडक्शन है एम्प्लॉय के लिए, या अर्निंग है, या फिर स्टेटरी डिडक्शन है, या स्टेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, या ग्रेचुटी है, या लोन और एडवांस है, या फिर आपका रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉयज है। तो देखिए हमेशा बेसिक सैलरी एम्प्लॉय के लिए क्या होती है, अर्निंग होती है, तो इसको हम चूज करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। उसके बाद सैलरी हमेशा फिक्स्ड रहती है, 20,000 है 20,000 है। ये नहीं कि हर रोज हर महीने आपकी सैलरी चेंज होती जा रही है, हर महीने नहीं चेंज होती है, एक बार चेंज होती है फिर वो कुछ टाइम तक रहती है, तो फिक्स्ड मानी जाती है। उसके बाद सैलरी, मैंने आपको पहले भी बताया सैलरीज हमेशा आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, तो आपको यहाँ से ग्रुप चूज करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर अफेक्ट नेट सैलरी, नेट सैलरी कोई अफेक्ट करेगी कि नहीं बेसिक सैलरी, तो आपको यस करना है। उसके बाद नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, पे स्लिप में बेसिक सैलरी की जगह क्या लिख के आए, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं बीएस या कुछ करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आपका पे स्लिप में बेसिक सैलरी की जगह क्या लिख के आए, तो हम बेसिक सैलरी का बेसिक सैलरी ही रहने देंगे। करेंसी ऑफ लेजर रुपीज, जो कि हाई है। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी के लिए आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको अभी हम नो रखेंगे। और कैलकुलेशन टाइप में हम रखेंगे फ्लैट रेट, क्योंकि सैलरी कोई मतलब बराबर उसको कैलकुलेशन नहीं किया जाता है जो बेसिक सैलरी होती है, वो कोई यूजर डिफाइंड वैल्यू भी नहीं होती है, ऑन अटेंडेंस भी नहीं है, ऑन प्रोडक्शन भी नहीं है। ये क्या है, फ्लैट रेट है। ऐसा नहीं कि आपकी अटेंडेंस 20 दिन की हुई तो आपकी सैलरी का मतलब हो गई 20,000, आपकी सैलरी 10 दिन की हुई तो आपकी सैलरी हो गई 50,000। ऐसा नहीं होता, सैलरी हमेशा फ्लैट रेट रहती है जो कि आपके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपकी जो भी होती है वो कैलकुलेट की जाती है। तो इसको फ्लैट रेट में रखेंगे और इसे हम डालेंगे किसमें, मंथ्स में। ठीक है, क्योंकि सैलरी जो आपकी होती है वो किसके अकॉर्डिंग आपको मिलती है, मंथ्स के अकॉर्डिंग मिलती है, तो इसको हम रखेंगे मंथ्स में। और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके इसे हम कर देंगे सेव। ठीक, ओपनिंग बैलेंस अगर आप देना चाहते दे दें, अदरवाइज सेव कर दें। एक बन गया है। अब दूसरा देखिए हमें क्या बना, जो कंपनी हमें क्या देती है रहने के लिए, हमारे घर के लिए हमें किराया देती है, क्या आप रह सकते हो। कुछ कंपनीज हमें एचआरए देती है, हाउस का रेंट देती है। उनका परसेंटेज सबका अलग अलग होता है, कुछ लोग परसेंटेज वाइज देती है, कुछ कंपनियां कुछ सीधा पैसे देती हैं कि 500 देंगे 700 देंगे, तो हम आपको परसेंटेज में बता रहे हैं। एचआरए मान लिया हमारी कंपनी 5% देती है रहने के लिए, तो हम बनाएंगे एचआरए का। तो यहां से हम रख देंगे हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, इसको हम एंटर करके आएंगे। और हाउस रेंट अलाउंस भी कंपनी को मिलता है, एम्प्लॉय को मिलता है कंपनी की तरफ से, तो ये भी जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में। और ये भी फिक्स रहता है कि 5% है तो 5%, ऐसा नहीं हर महीने चेंज होगा। फिर एचआरए भी, क्योंकि ये हमेशा रेगुलर दिया जाता है इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, अगर आप चाहें तो आप इसको एचआरए लिख सकते हैं पे स्लिप में। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी नो रहेगा। देखिए इसमें हमें देना है परसेंटेज, परसेंटेज देने के लिए हम फ्लैट रेट नहीं दे सकते, इसमें हम देंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। ओके, नॉट एप्लीकेबल करके इधर आएंगे। वो पूछ रहा है कि हाउस रेंट अलाउंस किस पे मिलते हैं, किस पे मिलता है। देखिए ना करंट डिडक्शंस पे मिलता है, ना ना सारी करंट अर्निंग्स पे मिलता है, ना करंट सब टोटल पर मिलता है। वो मिलता है सिर्फ बेसिक सैलरी पे, इसलिए हम ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लेंगे और यहाँ से हम इसको चूज कर लेंगे एड पे हेड में बेसिक सैलरी। दूसरा हमें कोई लेना नहीं तो हम एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे यहाँ से। इसके बाद हम आएंगे, अब ये पूछ रहा है कि कितने पैसे तक आपको कितना एचआरए देना है। और उसके बाद मतलब अगर आपके यहाँ ऐसी कंडीशन है कि 50,000 तक 5%, फिर 50,000 से 1 लाख तक 10%, फिर 1 लाख से 1.5 लाख तक 20% एचआरए मिल रहा है, अगर अलग अलग कंडीशन है तो आप अलग अलग दे सकते हो। अगर एक कंडीशन है तो एक दे सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले आपको एक कंडीशन देना सिखाएंगे, अगले वाले में आपको हम कुछ 2 या 3 कंडीशन बताएंगे। सबसे पहले मैंने दिया कि जिनकी सैलरी 1 लाख तक है उनको परसेंटेज में उनका एचआरए कटेगा कितना, 5%। एक ही देंगे अभी, इसको हम सेव कर देंगे। ऐसे एंटर एंटर आप करते रहिए, दूसरी कंडीशन मत दीजिए।
ऑटोमेटिक जीरो ले लेगा और अपने आप आपको सेव कर देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है कि एचआरए जो है वो बेसिक सैलरी पर मिलेगा, और कितना, जिनकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए तक होगी उनको कितना मिलेगा, 5%। क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंपनी में 1 लाख से सैलरी किसी की ज्यादा नहीं है। मतलब ये एक एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा कि आपकी कंपनी में किसकी कितनी सैलरी और किसको कितना देना है, इसे मैं यहाँ से सेव कर दूं। अब अगला देखिए, हम क्रिएट करेंगे यहाँ से कन्विंस का। तो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग भी ये पे हिट्स बनाने में ही ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग ये रहता है आपका। कन्विंस मतलब क्या होता है, किराया भत्ता। तो आप कहीं कंपनी के काम से जा रहे हैं तो कंपनी आपको उसका किराया देती है, तो उसे कहते हैं कन्विंस। कुछ लोग इसे ट्रैवल अलाउंस भी कहते हैं, टीए। ठीक है, वैसे ट्रैवल अलाउंस कुछ अलग चीज होती है और कन्विंस अलग होता है। कन्विंस होता है आप रोज कहीं कोई फील्ड वर्क कर रहे हो तो उसको कहते हैं कन्विंस, उसका कंपनी आपको पैसा देगी। ट्रैवल अलाउंस होता है जब आप कंपनी के काम से कहीं बाहर जा रहे हो, किसी कहीं विजिट करने, उसको कहते हैं ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, फिलहाल आपके यहाँ जो मिलता है वो आप बना लेना। कन्विंस भी एम्प्लॉय को मिलता है, इसीलिए आएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में, और ये भी आपका रहेगा फिक्स्ड, और ये भी जाएगा किसमें, कन्विंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और उसके बाद यस, नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, कन्विंस नो। और कन्विंस हम चाहते हैं तो हम फ्लैट रेट में दे दें कि ठीक है 500 रुपए कन्विंस देना है, 600 रुपए कन्विंस देना है, क्योंकि कन्विंस का परसेंटेज नहीं दिया जाता है। कन्विंस हमेशा मंथ के लास्ट में देखा जाता है कि एम्प्लॉय ने कहाँ कितना किराया खर्च किया है, उतना उसे सीधे दे दिया जाता है। तो इसीलिए हम इसको रखेंगे फ्लैट रेट में। और कन्विंस किसके अकॉर्डिंग मिलता है, तो ये भी आपको जाएगा मंथ्स वाइज, और इसको आप सेव कर दीजिए। अब अगला चलिए बना लेते हैं डियरनेस अलाउंस का, जो कि डीए होता है 2%, जो कि आपको कंपनी भत्ता देती है। ठीक है, महंगाई भत्ता, तो वो होता है डियरनेस अलाउंस। तो हम यहाँ पे बनाएंगे डियरनेस अलाउंस। ठीक है, ये भी कंपनी के लिए अर्निंग, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होता है, फिक्स्ड होता है। ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, जिसको हम पेस्लिप पे लिखवाना चाहते हैं डीए, क्योंकि इनका शॉर्ट फॉर्म होता है डीए, टीए, एचआरए ऐसे कहे जाते हैं ये। फिर हम डियरनेस अलाउंस देना चाहते हैं परसेंटेज में, तो हम डियरनेस अलाउंस को देंगे परसेंटेज में, कितना परसेंट था, 2%। तो हम रखेंगे इसको एज कंप्यूटर वैल्यू में, और यहाँ से हम आएंगे और इसको हम कर देंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। अब जो आपका डीए होता है वो भी हमेशा किस पे मिलता है, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी ले लेंगे, दूसरा पे हेड हम ऐड नहीं करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। और यहाँ हम दे देंगे कि जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है उनका कितना डीए कटेगा, 2%। मैं आपको बता दूं, अगर आप 2 कंडीशन देना चाहते हैं तो आप ऐसे देंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए क्या लिख के आ रहा है, अमाउंट ग्रेटर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा, और कहां तक, तो मैंने दे दिया जैसे कि 1.5 लाख। ठीक, कि 1 लाख से 1.5 लाख तक जिनकी सैलरी है उनको कितना मिलेगा, 3%। ऐसे आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। तो ऐसे एंटर करके हम इसे सेव कर देंगे। अब अगला बना लेते हैं। अगला है हमारे पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। ईपीएफ है 10%। अब ईपीएफ क्या होता है, ईपीएफ होता है हर एम्प्लॉय की सैलरी से हर महीने कटता रहता है ईपीएफ, जो कि आपका इकट्ठा हो जाता है, और जब आपका रिटायरमेंट होता है तो आपको इकट्ठा जो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख जो रुपए मिलता है उसे कहते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, और ईपीएफ बहुत अच्छा अकाउंट होता है, इसमें आपको 9 से 10% तक का इंटरेस्ट मिलता है। आपका जो भी पैसा हर महीने जाता रहेगा, 10%, 12% डिडक्शन होगा, उसमें आप बराबर आपका 9-10% इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है पीएफ अकाउंट पे। ठीक है, तो यहाँ से हम बनाएंगे एम्प्लॉई, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट, ठीक है, और फंड, एंटर करेंगे। अब ये एम्प्लॉय के लिए कटता है, ईपीएफ क्या होता है, कटता है एम्प्लॉय से, ये तो ये अर्निंग में तो नहीं आ सकता, और ये क्या होता है, एक टैक्स के जैसा होता है जो कि हर महीने कटता ही कटता है। तो इसको हमेशा रखा जाता है एम्प्लॉयज स्टेटरी डिडक्शन। तो इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे, और ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा एम्प्लॉय के लिए करंट लायबिलिटी में। ठीक है, क्योंकि उसको ये पे करना रहता है हर महीने। उसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, हम इसको दिखा देंगे ईपीएफ शॉर्ट फॉर्म में, और इसको ये हमेशा एज कंप्यूटर वैल्यू में ही जाता है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड हमेशा परसेंटेज में ही होता है, तो एज कंप्यूटेड वैल्यू रहेगा। और आपको यहाँ से ले लेना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। ठीक है, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लेने के बाद आपको यहाँ से ऐड करने हैं पे हेड, जो कि हमेशा ईपीएफ करता है बेसिक सैलरी पर, तो बेसिक सैलरी ले लेंगे और यहाँ से हम अमाउंट दे देंगे अपना वही 1 लाख। ठीक है, और ये हम ईपीएफ कटवाना चाहते हैं 10%, कितना था ये, 10%। और ऐसे ही कुछ कटता भी है हमेशा ईपीएफ 10%, 11%, 12%, और इसको हम एक ही जैसा रहने देंगे, एक ही कंडीशन देके इसे सेव कर देंगे। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं क्या है, ओवर टाइम पे। तो यहां से हम बना लेंगे ओवर टाइम
आप देख रहे हैं कि जितनी भी चीजें एम्प्लॉय को मिलती है वो सब क्रिएट करनी होती है। ओवर टाइम पे हमेशा अर्निंग होता है, एम्प्लॉय के लिए ओवर टाइम मिलता है, फिक्स रहता है। और ओवर टाइम हमेशा रहता है डायरेक्ट एक्सपेंस में, ये इनडायरेक्ट में नहीं रहता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इनडायरेक्ट में वो चीजें होती है जो कि रेगुलर होती हैं, और वो चीजें जो कि इरेगुलर होती है, कभी कभी मिलती कभी नहीं मिलती, वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाती हैं। तो ओवर टाइम रेगुलर नहीं होता है, हर महीने बदलता रहता है, कभी नहीं भी करते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, इसलिए ये रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। फिर यस करेंगे, इसको हम यहाँ पे ले देंगे शॉर्ट फॉर्म मोटी, उसके बाद नो रखेंगे, और ओवर टाइम में हम क्या दे देंगे, तो ओवर टाइम में हम देंगे ऑन प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि लेट ओवर टाइम में हमेशा जाता है ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो बनाया थे अपना अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स, उनका हम ओवर टाइम यहाँ से चूज करेंगे, सेव कर देंगे। अब हम बना लेंगे लेट का इस तरीके से, और लेट हमेशा कटता है, जब लेट हमारी लगती है तो हमेशा हमसे पैसे हमारे डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो इसको हम दे दें डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक। ये चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि किसमें क्या सिलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें कौन सा ग्रुप आएगा, तो जब लेट होता है तो हमेशा क्या होता है, लेट में क्या जाएगा, तो लेट में हमेशा जाता है करंट एसेट्स। जब लेट होता है तो कंपनी के लिए फायदा होता है हमेशा, ठीक है, तो ये जाता है करंट एसेट्स में। यस, इसको हम लेट रखेंगे, और इसको भी हम कर देंगे ऑन प्रोडक्शन में, और इसे हम लेट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से सेव कर देंगे। अगला देख लेते हैं क्या बचा, ईएसआई, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस डिडक्शन। तो मैं आपको इसका नाम लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है। एम्प्लॉइज स्टेट डिडक्शन, सॉरी इसमें था एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस डिडक्शन, ठीक है, तो ये हमें बनाना है। अब ये होता क्या है बेसिकली, देखिए ये होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा कटता है, मतलब हर एक एम्प्लॉय का, मतलब क्या होता है कि उसका कुछ 2% 3% हर महीने सैलरी से कटता जाता है, और उसका आपको फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। मतलब ईएसआई के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, आपकी सैलरी से हर महीने 2% 3% पैसा कटेगा। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है, आप उन सब लोगों का ईएसआई कार्ड आपका बनेगा, और उन सब लोगों का नाम उस कार्ड पे आप लिखवा सकते हैं जो आपकी फैमिली के मेंबर हैं। फिर आप या आपकी फैमिली से किसी की भी अगर कोई भी तबीयत या हालत कोई बिगड़ती है, तो आप ईएसआई हॉस्पिटल में जाके फ्री में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसका बहुत अच्छा फायदा होता है, और ईएसआई हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये होता है ईएसआई। अब ईएसआई कितना कट रहा है, तो हमने ईएसआई के लिए लिया है 2%। ईएसआई भी क्या है, डिडक्शन भी है, डिडक्शन है मतलब कटता है, तो एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन। और ये हमेशा किस में जाएगा, ईएसआई बताइए किस में जा सकता है, करेंट लायबिलिटीज में, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी में जाएगा। उसके बाद हम इसका शॉर्ट फॉर्म देंगे ईएसआई, फिर यहाँ से हम देंगे ईएसआई को हमेशा एज कंप्यूटेड वैल्यू में ही रहता है, और इसको भी हम देंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। और ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि ईएसआई 4 चीजों पे कटता है। एक तो बेसिक सैलरी पे, फिर अब हमें ऐड पे हेड पे क्लिक करना है, दूसरा पे हेड सेलेक्ट करना है कन्विंस, फिर हमें ऐड पे हेड पे क्लिक करना है, और हमें तीसरा लेना है एचआरए, फिर हमें ऐड पे हेड लेना है, और फिर हमें लेना है ओवर टाइम पे। अब आप देख लीजिए कि ईएसआई हमेशा 4 चीजों पे कटता है। किस पे कटता है, बेसिक सैलरी, कन्विंस, हाउस रेंट अलाउंस मतलब एचआरए, और ओवर टाइम पे। कितना ईएसआई होगा, 1 लाख रुपए तक, कितना हम दे रहे हैं, 2%। उसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। लास्ट हमारा बचता है प्रोफेशनल टैक्स। अब हम बना लेंगे लास्ट अपना प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स जब बनाएंगे तो ऑफ कोर्स ये भी एम्प्लॉय का क्या होगा, स्टेटरी डिडक्शन होगा, और ये भी हमेशा जाएगा करंट लायबिलिटीज में, और इसमें यस रहेगा। इस पे हम चाहते हैं पे स्लिप पर प्रोफेशनल टैक्स ही लिख के आए, ठीक है। इसको हम डाल देंगे किसमें, एज कंप्यूटेड वैल्यू में ही रहेगा, और ये हमेशा कटेगा ऑन करंट अर्निंग्स टोटल। प्रोफेशनल टैक्स हमेशा जितनी भी अर्निंग्स होती हैं उन पे कटता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए एंटर किया। अब अभी तक हम सब में परसेंटेज दे रहे थे, अब हम आपको बताएं कि अगर आप परसेंटेज नहीं देना चाहते हैं, अगर आप सीधे सीधे पैसे लिखना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखें। सब में परसेंटेज जरूरी तो नहीं हमें देनी पड़े, कभी कभी हो सकता है हमें डायरेक्ट वैल्यू भी लिखनी पड़े। हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लिख देंगे 500, इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक। तो सारे पेहेड्स हमारे बन चुके हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ, तो फोर्थ स्टेप है एम्प्लॉय की कैटेगरी बनानी है। कैटेगरी मतलब हेड ऑफिस में काम करती है या ब्रांच ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में, वो कैटेगरी हमें बना लेनी है। वापस आ जाते हैं और इसको बैक करते हैं, ठीक है। बैक करके देखिए आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा एम्प्लॉयज कैटेगरी का,
और चलिए यहाँ से कैटेगरी बना लेते हैं। तो कैटेगरी बनाएंगे, सबसे पहले एक हम बना लेंगे हेड ऑफिस में। आपकी कंपनी के जितने भी ऑफिस हो उन सबकी आप कैटेगरी यहाँ बना लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमें सिर्फ एक ही ऑफिस का सैलरी संभालनी है, एक ही ऑफिस की सिर्फ सैलरी बनानी है, तो आप बाकी के ऑफिसेस मत बनाइए। सिर्फ आप अपना जो आपका ऑफिस हो, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या जो भी, तो सिर्फ एक ही कैटेगरी आप क्रिएट करेंगे। अगर आपको 2 करनी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस तरीके से 2 कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, टैग करेंगे इसको और हमारी कैटेगरी बन चुकी है। अब हमारा अगला स्टेप है ग्रुप बनाने का। एम्प्लॉइज के ग्रुप बनाने होंगे कि एम्प्लॉइज का पोस्ट कौन सा है, मैनेजर है, एचआर है, फैकल्टी है, ट्रेनर है, प्योन है, क्या है। तो हमने यहाँ पे 2 ग्रुप लिख रखे हैं, मैनेजर और एचआर। देखिए कैटेगरी के नीचे सेकंड ऑप्शन पर है ग्रुप, क्रिएट करेंगे और सबसे पहले आपको ऊपर ग्रुप में सबसे पहले ऊपर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी कि जो आप ग्रुप बनाने जा रहे हो वो किस ऑफिस में रहते हैं, मतलब किस ऑफिस में काम करते हैं। तो हम ऊपर चूज करेंगे हेड ऑफिस में और हम कौन सा बना रहे हैं, मैनेजर। ये मतलब हमने हेड ऑफिस के मैनेजर का हम ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, एंटर करके अंडर में प्राइमरी रहेगा और अगर अभी यहाँ पे सैलरी डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, पर हम यहाँ से अभी नहीं करेंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा भी कुछ बनाना कि ब्रांच ऑफिस का भी, तो दूसरी कैटेगरी ले लो और यहाँ से मान लिया हमने बना दिया एचआर का। ठीक है, और इसको भी हमें ऐसे सेव करना। तो आप एक ग्रुप, 2 ग्रुप, जितने भी आपके यहाँ मतलब जितनी पोस्ट हो, मैनेजर हो, एचआर हो, ट्रेनर हो या फिर पियोन हो या सुपरवाइजर हो, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके यहाँ, जितनी पोस्ट हैं, उन सबके आप एम्प्लॉइज ग्रुप क्रिएट करोगे। वो किस ऑफिस में काम करते हैं उसको आप कैटेगरी में सेलेक्ट करोगे। इतना करने के बाद हम बैक कर देंगे। देखिए ये सब चीजें कितनी जल्दी जल्दी बनती चली जा रही हैं। 6 स्टेप हमारा है एम्प्लॉय क्रिएट करने का। क्या है, एम्प्लॉय क्रिएशन। हमारे 5 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके, 6 स्टेप है एम्प्लॉय क्रिएट करना है। क्योंकि अब हमने कैटेगरी भी दे दी, ग्रुप भी दे दिया, पर वो एम्प्लॉय कौन है, कौन मैनेजर है, कौन एचआर है, वो अब हमें एम्प्लॉय क्रिएट करना है। अब देख रहे हैं 3rd नंबर पे हमें मिल रहा है एम्प्लॉय। क्रिएट करेंगे और सबसे पहले बैक स्पेस से ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम देंगे कि वो एम्प्लॉय कहाँ काम करता है। तो हम दे देंगे हेड ऑफिस में काम करता है। नेम क्या है उसका, तो जैसे हमने नेम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे नेम दे दिया निक। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, तो मैं ऐसे रैंडमली कोई नाम उठा ले रही हूँ। एलियास मतलब अगर उसका कोई निक नेम है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट है, सैलरी स्लिप में क्या नाम लिख के आना चाहिए, तो हम निक रहने देंगे। फिर अंडर वो क्या है, अब देखिए इधर ग्रुप्स आ रहे हैं, वो मैनेजर है। क्योंकि हमने हेड ऑफिस में एक ही ग्रुप बनाया है मैनेजर का, तो ऑफ कोर्स मैनेजर ही आएगा। अगर कोई और ग्रुप होते तो यहाँ पे शो हो रहे होते। तो मैनेजर चूज कर लेंगे। उसकी ज्वाइनिंग की डेट क्या है, तो अभी फिलहाल ये चल रहा है फेब, हम देंगे उसकी ज्वाइनिंग की डेट 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी दे देते हैं क्योंकि हमारा लास्ट मंथ था जनवरी, तो हम जनवरी महीने की ही पे स्लिप अपनी बना लेंगे। या अगर आप चाहते हैं पहले से जो उसकी ज्वाइनिंग दिखाना, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं 1 दिसंबर। ठीक है, आप उसकी ज्वाइनिंग यहाँ से दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से भी सैलरी हम डिफाइन कर सकते हैं। हम यस करेंगे तो देखना सैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, पर हम यहाँ से नहीं करेंगे। तो हम एस्केप करके वापस आ जाएंगे, इसको नो कर देंगे क्योंकि सैलरी हम अलग से डिफाइन करेंगे। आपको कई जगह ऑप्शन मिलेगा पर हम अलग से करेंगे। अब एम्प्लॉय का नंबर क्या है, तो जैसे मैंने कुछ ऐसे दे दिया S101, जो भी उसका नंबर हो। डिजिग्नेशन एम्प्लॉय क्या है, तो हमने यहाँ से दे दिया मैनेजर है। ठीक है, फंक्शन उसका क्या है, तो उसका फंक्शन है मैनेजमेंट का। ठीक, उसके बाद आगे आ जाते हैं। लोकेशन क्या है, तो जैसे लोकेशन हमने दे दिया दिल्ली फॉर एग्जाम्पल। जेंडर हमने दे दिया मेल। ठीक, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हम कुछ भी यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि 1990। उसके बाद ब्लड ग्रुप कई सारी यहाँ पे होती है, जरूरी नहीं आप सारी चीजें फिल करें, ये नेसेसरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। मदर फादर नेम हमने दे दिया XYZ। स्पाउस नेम तो हमने ZZZ। और एड्रेस हमने यहाँ से दे दिया है जैसे 101, सॉरी 101। और जैसे हमने कुछ उस तरीके से कुछ भी यहाँ पे दे देते हैं, गोल मार्केट दिल्ली। अगर आप छोड़ना चाहे छोड़ भी सकते हैं। फोन नंबर में हमने कुछ यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल के लिए फोन नंबर डाल दिया है। ईमेल अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। बैंक डिटेल्स अगर आप इसके प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यस करके इसका बैंक डिटेल्स जैसे कि उसका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। IFSC कोड क्या है, तो जैसे मैंने दे दिया ICIC। ठीक, बैंक नेम कौन सी है, तो देखिए हमारा एजुकेशनल मोड है, वरना अभी यहाँ पे पूरी बैंक की लिस्ट आ जाती है और सारी दिखने लगती, तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ब्रांच क्या है, तो हम यहाँ से जैसे ब्रांच दे देंगे दिल्ली, NCR या कुछ भी दे देते हैं आप, सिर्फ दिल्ली रहने दीजिए। ट्रांजेक्शन टाइप आप दे सकते हैं कि चेक से कर रहे हैं, फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप इसे नहीं देना चाहते तो आप नो भी कर सकते थे। फिर इनकम टैक्स नंबर उसका क्या है, मतलब पैन नंबर उसका क्या है, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे अपने पैन नंबर उसका दे दिया ASDFG
445 इस तरीके से आधार नंबर, ठीक। उसके बाद यूएएन नंबर एक होता है जो कि एम्प्लॉय को मिलता है, तो यूएएन नंबर हम यहाँ से कुछ भी, फॉर एग्जांपल तो हमें यहाँ से जैसे हमने कुछ दे दिया, न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स में देने पड़ेंगे 12, यूएएन नंबर होता है 12 डिजिट का, ठीक। उसके बाद पीएफ अकाउंट नंबर अगर आप देना चाहते हो दे सकते हैं, अदरवाइज पीएफ अकाउंट नंबर, पीआरएन, ईएसआई नंबर देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको सेव कर दीजिए। तो ये हमने क्रिएट कर लिया है एम्प्लॉय। तो देखिए अगला स्टेप क्या है, सैलरी डिफाइन करने। इसके अब हम सैलरी डिफाइन करेंगे कि बेसिक सैलरी है कितनी, तो ये सब हम डिफाइन करेंगे। बाहर आ जाएंगे और यहाँ से देखिए आपको मिलेगा पे हेड्स के नीचे सैलरी डिटेल्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, डिफाइन पर जाएंगे और किसकी सैलरी डिफाइन कर रहा है, मतलब आप पूरे एचआर वाले ग्रुप की, अगर आप चाहे कि हमारा एचआर वाला जो ग्रुप है उस पूरे ग्रुप की हम सैलरी डिफाइन कर दें, मतलब 2-4 एचआर हैं, तो अगर कहीं भी आपके अलग अलग ऑफिस में और आप चाहते हैं सबकी एक बार में हो जाए तो आप यहाँ से पूरा ग्रुप भी पिक कर सकते हैं। चार के आप एक साथ डिफाइन करेंगे तो जितनी भी एचआर होंगे सबका अपने आप डिफाइन हो जाएगी। वैसे हम मैनेजर के साथ भी कर सकते हैं, और अगर आप पर्टिकुलर 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो आप नेम चूज करिए। हमने ले लिया निक। अब इफेक्टिव फ्रॉम, कब से उसकी सैलरी इफेक्टिव हो रही है, तो उसने कब से ज्वाइनिंग करी है, तो हम यहाँ से दे देंगे कि उसने ज्वाइनिंग की थी 1 दिसंबर को, कब से उसकी इफेक्टिव हो रही है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी तो जैसे हमने दे दी 50,000। उसके बाद आपको देना है कन्विंस। कन्विंस कितना मिल रहा है, तो हमने जैसे दे दिया 500 कन्विंस मिल रहा है, क्योंकि इसे हमने फ्लैट रेट में डाला था तो हमें ये देना पड़ेगा। अब देखिए डियरनेस अलाउंस, ये वो पूछेगा नहीं क्योंकि उसको हमने कैलकुलेशन दे दिया है कि 2% डीए काटना है, खुद ही बेसिक सैलरी पे डिडक्ट कर लेगा। इसके बाद प्रोविडेंट फंड हमने 10% दिया है, ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा। ईएसआई हमने दिया है 2%, ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा। चार ए हमने दिया है 5%, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। ऐसे ही अब आपको लेट देना है, तो लेट उसके कितने लगे टोटल, जैसे मैंने दे दिया लेट 10 आवर, लेट हमेशा आवर में ही जाएंगे। उसके बाद हमने दे दिया ओवर टाइम 5 आवर, ठीक है। और फिर हमने दे दिया यहाँ से प्रोफेशनल टैक्स, जो कि हमने वैल्यू ऑलरेडी दी थी प्रोफेशनल टैक्स की, कितनी दी थी हमने, शायद 500 या कुछ ऐसे हमने प्रोफेशनल टैक्स की वैल्यू दी थी। अब आपने देखा जिन चीजों को हमने ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पे डाला था वो हमसे पूछा नहीं गया, जो चीजों को हमने फ्लैट रेट पे डाला था वो हमें एंटर करनी हुई। इसके बाद आप इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए, ठीक। अब इतनी प्रोसेस के बाद आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, वाउचर क्रिएशन पे। अब हमें यहाँ से एक वाउचर क्रिएट करना होगा, किस नाम से, सैलरी के नाम से हमें यहाँ पे एक वाउचर क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब वाउचर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए इसके लिए हम जाएंगे, आपको देखिए यहाँ से इसी के जस्ट नीचे मिलेगा वाउचर टाइप्स का ऑप्शन, तो आपको क्लिक करना है वाउचर टाइप्स पर, और वाउचर टाइप्स पर क्लिक करने के बाद सॉरी आपको जाना है क्रिएट पर, और यहाँ से आपको वाउचर क्रिएट करना है सैलरी के नाम से, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट टाइप्स ऑफ वाउचर, आपको पेरोल चूज करना है, फिर उसके बाद एब्रिविएशन में आप इसका शॉर्टकट पेरोल रहने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से चूज करना मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग पे ओवर सॉरी ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। इसके बाद आप इसको ऐसे रहने दीजिए, सबको एंटर एंटर करके आ जाइए और नेम ऑफ क्लास में आप बना दीजिए सैलरी के नाम से क्लास। जब आप इसको यहाँ से एंटर करेंगे तो आपके सामने सैलरी का एक पूरा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ से वो आप कह रहा है इफ यू विश टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रुप्स टू विच दिस क्लास कैन बी यूज्ड स्पेसिफाई द मेयर, अगर आप चाहते हो कि किसी भी ग्रुप से इस क्लास को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो हम एक्सक्लूड दिस ग्रुप्स इंक्लूड दिस ग्रुप्स में कुछ नहीं देंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे दोनों में। और लेजर नेम में हम यहाँ से कैश चूज कर लेंगे, कैश पेमेंट कर रहे हैं। अगर बैंक होता तो अगर बैंक का लेजर बना रखा होता तो वो भी यहाँ पे शो होता। इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। उतना करने के बाद वापस आए, और वापस आने के बाद देखते हैं अगला स्टेप क्या है, अटेंडेंस फिलिंग। अब हमें फिल करनी है अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस फिल करने के लिए हम यहाँ से देखिए आएंगे, बैक करेंगे, और आपको यहाँ से अब मिलेगा पेरोल वाउचर। अब पेरोल इन्फो का काम खत्म हो गया क्योंकि हमने देखा, क्योंकि पेरोल इन्फो में हमने सारी चीजें कर ली है, कैटेगरी, ग्रुप्स, एम्प्लॉय, यूनिट, अटेंडेंस, पे हेड, सैलरी डिटेल, वाउचर टाइप, सब कुछ, तो अब इसका काम खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं पेरोल वाउचर पर। तो जब आप पेरोल वाउचर पर आते हैं तो अटेंडेंस फिल करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F5, आपको यहाँ से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ F5। जैसे फिल करेंगे यहाँ से अटेंडेंस का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए एम्प्लॉय नेम में अगर हम यहाँ पे नेम अभी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा एम्प्लॉय का नेम अभी, क्योंकि देखिए इसका वाउचर का डेट लगा है 1 अप्रैल और निक की ज्वाइनिंग हुई है 1 दिसंबर को, तो उसके पहले कोई एम्प्लॉय नहीं है तो वो शो कैसे हो, तो F2 प्रेस करके इसका हम डेट चेंज करेंगे। तो हम अटेंडेंस लगाएंगे इसकी 1 जनवरी की, हम जनवरी की सैलरी दे रहे हैं। अगर आप चाहें आप दिसंबर की भी दे सकते हैं, पर हम जनवरी की देना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम डेट चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं जिस महीने की ज्वाइनिंग हो वही रखें। तो नहीं, एक सेकेंड, जैसे हम एक सॉरी हमने वाउचर की डेट नहीं चेंज की थी,
तो वाउचर की डेट मतलब जब आप चेंज करते हो तो आपका करंट डेट भी चेंज होना चाहिए। तो 1 दिसंबर या 1 जनवरी जो भी आप लेना चाहते हैं ले लें। हम इसको एक बार बैक पेरोल वाउचर्स पर आएंगे और यहाँ से हमें चूज होगा, सॉरी शो होगा निक। निक ले लेंगे। अगर कभी आपके में शो ना हो तो एक बार बैक करके वापस से वाउचर ओपन कर लीजिएगा। एम्प्लॉय नंबर आ रहा है। अब देखिए हमें इसके सबसे पहले देनी है एब्सेंट। तो मान लिया उसकी टोटल 3 एब्सेंट थी। ठीक। उसके बाद वापस आपको वही नेम लेना है और अब हमें देनी है सीएल कि इसने टोटल एब्सेंट तो 3 की है, इसकी सीएल कितनी है। तो जैसे मैंने दे दिया कि उसको 1 सीएल मिलती है। कितनी कटेंगी उसकी? 2 छुट्टियां कट जाएंगे। अब आपको देना है यहाँ से तो कितने घंटे वो रहा है लेट। तो हमने जैसे लेट दे दिया 5 आवर। उसके बाद हमने वापस लिया और यहाँ से ओवर टाइम दे दिया हमने 10 आवर। ठीक है। इसको अब हमारा हो चुका है तो हम एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इसे हम यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है। अब सेव करने के बाद ये अटेंडेंस बिलिंग का भी काम हमारा हो चुका है। अब हमें करना है पेरोल वाउचर एंट्री। पेरोल वाउचर एंट्री के लिए हमें पेरोल वाउचर में ही रहना है और यहाँ से हमें प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F4। जब आप कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करोगे तो वाउचर टाइप में आपको यहाँ से देना है सैलरी और सैलरी में आपको फिर देना है यहाँ से सैलरी। अभी कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ ए। क्या प्रेस करेंगे? ऑल्ट प्लस प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ से लेना है सैलरी। और किस महीने की हम सैलरी बना रहे हैं? 1 दिसंबर की 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की या 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की जो भी डेट आप देना चाहे वो आप दे सकते हैं। उसकी कैटेगरी क्या थी? किस ऑफिस में काम करता था? हेड ऑफिस में। क्या था? मैनेजर। और आप सॉर्ट बाय किससे करना चाहते हैं? एम्प्लॉय नेम से, एम्प्लॉय नंबर से। तो हम एम्प्लॉय नेम या नंबर कुछ भी ले लेंगे। ठीक है। और इंक्लूड एम्प्लॉइंग हैविंग फॉर बैंकिंग डिटेल्स। ठीक है, इसको भी यस कर देंगे। और अब आप देखेंगे कि जितनी भी उसकी सैलरी हमने दी थी वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। बेसिक सैलरी 50,000, कन्वेंस 500, डियरनेस अलाउंस 1000 कटा मिला है। उसके बाद देखिए जो चीजें मिली हैं वो डेबिट में आएगी, जो चीजें कटी हैं वो क्रेडिट में जाएंगी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट कटा है, ठीक है, क्रेडिट हुआ है 5000 रुपए। ईएसआई कितना है? 1061 रुपए 1061 क्रेडिट हुआ है। हाउस रेंट अलाउंस 2500 मिला है। लेट 50 रुपए कटा। ओवर टाइम 50 रुपए मिला है और प्रोफेशनल टैक्स 500 रुपए जो हमने दिया था वो कटा है। तो उसकी टोटल सैलरी यहाँ पे बन के आ गई 47,439, 47,439। अब इसे हमें कंट्रोल से सेव करना है। ठीक है। हमारी सैलरी अब ये देखिए पूरा प्रोसेस होगा। अगर इसमें कहीं भी हमारी एक भी गलती हो जाती ना तो ये सारी चीजों की जितनी हमने बनाई है, जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट होके आती। कोई एक ना एक ब्लैंक आ ही जाती है जिसमें गलती होती। अगर किसी में भी गलती होती तो उसके सामने ये पैसे लिखे नहीं होते, कुछ भी नहीं लिखा होता, वो ब्लैंक हो जाती। तो इसीलिए बहुत इसमें जरूरी होता है कि स्टेप को समझना। अब इसे हम करेंगे सेव और हम जनरेट करेंगे अपनी पे स्लिप। कंट्रोल ऐसे से सेव कर दीजिएगा, बैक करेंगे। अब हम पे स्लिप जनरेट करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं हर एक चीज को आप सेव करते हुए चलना, किसी भी चीज को ये नहीं कि बिना सेव करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें पे स्लिप जनरेट करनी है तो देखिए हम जाएंगे डिस्प्ले पर। आपको नीचे यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा है, डिस्प्ले पर जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से हम आएंगे पेरोल रिपोर्ट्स पर। आप पी टाइप करके भी पेरोल रिपोर्ट्स इनेबल कर सकते हैं। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो अब हम जाएंगे सबसे पहले ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ पेरोल पर। इस पे क्लिक करेंगे। अब हम क्लिक करेंगे पे स्लिप पर और यहाँ से सिंगल पे स्लिप। किसकी पे स्लिप हमें जनरेट करनी है? जिसकी जिसकी बना रखी होगी वही नेम यहाँ पे आ रहे होंगे। निक की है, एंटर कर देंगे हम और आप देखेंगे कि पूरी पे स्लिप हमारी जनरेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि अर्निंग्स, अमाउंट, ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन अमाउंट, ग्रॉस सैलरी, सारी चीजें हमारी यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है। ये सिर्फ हमारी अर्निंग्स दिखा रहा है और ये सिर्फ हमारे डिडक्शन दिखा रहा है ना। उसके बाद जो नेट सैलरी उसकी बनी है वो है 47,439। क्लियर है। देखिए उसको टोटल जो मिला था वो मिला के हो गया था 54,050 रुपीज। उसके बाद इसमें कोई डिडक्शन हुए तो ये आपका ये जो डिडक्शन था वो क्या वो कितना था? 6,611। उसके बाद इसमें ये माइनस करके आपकी सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है। इसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं ऑल्ट के साथ पी प्रेस करिए और अभी हम इसका प्रीव्यू सिर्फ देखेंगे तो मेक श्योर करेंगे आप पे विद प्रिंट प्रीव्यू लिखा हो। अगर ये नहीं लिखा हो तो ऑल्ट प्लस आई करके इसे आप इनेबल कर लीजिएगा और एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे आप देखेंगे सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है। जूम करने के लिए ऑल्ट के साथ पी प्रेस करिएगा, आप देखेंगे पूरी स्लिप, ये स्लिप। ठीक है, इस तरीके से।
तो गाइस आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो समझ आया होगा और मैं आपसे यही कहूंगी कि जितने भी मैंने स्टेप्स बताए हैं वो आप अपनी कॉपी पे जरूर नोट करिएगा। जो भी हमने ये आपको स्लाइड के थ्रू ये जो हमने आपको स्टेप्स बताए हैं इनको भी आप जरूर नोट करिएगा। पेरोल बनाने में, सैलरी से जनरेट करने में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप हमसे कॉमेंट करके जरूर पूछ ले। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक बनता है और इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि और भी लोग देख सके, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।